तो हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। आज हम लोग उसका परिचय देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 6 में क्लास 6, 7, 8 से लेकर 9 तक जो है इस चैप्टर का ही नाम क्या रखा गया था। मतलब कि हम लोग जो है इस चैप्टर को क्लास 6 तक ही पढ़ना शुरू करते थे। ठीक है, और क्लास 9 तक पढ़े हैं। और क्लास 9 में भी क्या था, बहुपद था। ठीक, और क्लास 6 में बीजगणित था। क्लास उसी चैप्टर को क्लास 7 में हम लोग पढ़े सरल समीकरण। फिर वही चैप्टर आ गया 8 क्लास में पढ़े हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जब हम लोग 9 क्लास में आ गए तो 9 क्लास में भी पढ़े हैं बहुपद और 10 में भी है बहुपद। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग इसमें चर अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो फिर भी हम लोग अभी जो है सब चीज़ों को देख लेंगे। व्यंजक क्या होता है, जैसे इसमें बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले लिखे हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता है क्या होता है। ठीक है, देखो व्यंजक जो है चर और अचर मिलके बनता है। ठीक है, कोई भी व्यंजक किसी भी तरह का हो सकता है। जब जिसमें चर और अचर मिलता है ना तो वो व्यंजक बन जाता है। इसमें चर क्या होता है हम लोग ये भी देखे थे, और अचर क्या होता है ये भी देखे थे। ठीक है, चर जिसमें A to Z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है ये। ठीक है, चर जिसमें A to Z तक कोई भी लेटर हो सकता है, अभी कोई दूसरा सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, तो वही अचर की अगर बात करेंगे तो अचर में क्या होता है, अचर में जो संख्याएं होते हैं नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर सब है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का तो नंबर्स होते हैं वो अचर कहलाते हैं, जो ऑलरेडी नंबर्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अब इसमें हम लोग देखेंगे ये एक तरह का व्यंजक है। इसमें दो तरह की सिंबल्स है, एक तो है नंबर्स, दूसरा है अल्फाबेट। ठीक है, तो इसमें अल्फाबेट जो है इसमें क्या है कि चर कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। और जो 4 है, 4 और 2 ये नंबर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे अचर। तो इसमें जो है ना अचर में कभी कभार अल्फाबेट भी आ जाता है, कभी कभार अल्फाबेट भी आ जाता है। उसमें हम लोग को मान देना पड़ता है कि हो, पी हो, ए हो, वो अचर है। ठीक है, उसमें हम लोग को मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, कभी कभी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब भी A to Z तक ABCD और जब नंबर्स मिलके एक साथ बैठता है पद में तो क्या कहलाता है, वो व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, और बीजीय व्यंजक ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। क्या बनता है, बहुपद। जो बीजीय व्यंजक होते हैं, अब बहुपद कब बनेगा, उसको हम लोग बहुपद कब बोलेंगे, इसको समझना जरूरी है। और उसी को समझने के लिए हम लोग जो इसमें कई तरह का व्यंजक लिखे हैं फिलहाल। इन्हीं में से कोई जो है व्यंजक है, बहुपद है, और कोई कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बीजगणित, सरल समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण और बहुपद, इसमें से हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। तो अभी देखो इसको भी देखना जरूरी है कि चरों की संख्या और बहुपद की घात। ठीक है, चरों की संख्या बहुपद की घात से, बहुपद की घात जो है ना इसी से हम लोग समझेंगे। बहुपद जैसे हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में 9 क्लास में, बहुपद कितने प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो वही जो हम लोग बहुपद की घात के माध्यम से सीख पाएंगे। तो यहाँ पहले बहुपद क्या है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, ऐसे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके चर के घात क्या हो, सदैव, मतलब हमेशा पूर्ण संख्या हो। हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या समझ रहे हो ना, क्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग W से लिखते हैं। इसका जो है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर गिनती की संख्या को कहते हैं, तीसरा संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। मतलब कि जिन व्यंजक का, ठीक है, जिन व्यंजकों का आप चर में देखोगे, चर किसको कहते हैं, A to Z तक ABCD जो भी है उसमें x है, तो उसकी घात को देखेंगे। ठीक है, उसका घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बहुपद का परिभाषा ये हो गया। ठीक है, तो व्यंजक को ही हम लोग बहुपद कहते हैं, बस उसका घात
पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहले आप हम लोग इनमें से देख लेते हैं किस किस बहुपद का, किस किस व्यंजक का जो है घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें अब घात जो है देखो, इसका बताओ x का जो घात में है कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, इसमें एक है कम से कम, है ना, यानी कि ये बहुपद कहलाएगा, वो बहुपद है। अब इसमें केवल x है, x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर दो है ना लिखते हैं हम लोग इसमें, तो दो जो है पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, अब बताओ इसमें एक बट्टे में x दिया हुआ है, ठीक है, x नीचे रखा हुआ है जी। और तुम लोग जो है घातांक के चैप्टर में पढ़ा था, जब x नीचे रहता है अगर हम लोग उसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो उसका घात -1 हो जाएगा जी। इस तरह का तुम लोग पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ये जो x है ऊपर जाएगा तो उसका घात जो है माइनस में आ जाएगा जी। ठीक है, और ये क्या -1 पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या में तो ये नहीं आता है ना। हाँ, तो ये याद रखना कि जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है एक, तो प्लस में एक, ये जो है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वही अब आता है ये रूट वाला, √x + 1, तो चर अचर दोनों है, चर हो गया x तो अचर हो गया 1। ठीक है, अब बताओ कि ये क्या बहुपद हो सकता है? तो देखो रूट का मान क्या होता है, जो रूट है, रूट का हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हाफ होता है ना, इस तरह से, उसका हम लोग उल्टा करेंगे तो हाफ होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x को ही हम लोग ऐसे 1/2 + 1 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या 1/2 जो है पूर्ण संख्या में आता है? पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या पूरा हो, ठीक है, आधा नहीं हो, मतलब कि बट्टे वाला भी नहीं होगा, माइनस वाला भी नहीं होगा, और जो दशमलव रहता है पॉइंट में रहता है, पॉइंट वाला भी नहीं होगा। देखो भिन्न संख्या नहीं होंगे, नेगेटिव संख्या नहीं होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, और दशमलव संख्या नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है प्लस वाला जो नेचुरल नंबर है 0 को लेकर सब क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे, और जिसमें पूर्ण संख्या होता है वो बहुपद होंगे। तो ये भी जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें घात, देखो घात कितना है इसका, 2 है, इसका 1 है, 2 चर है ना इसमें, x भी चर है, y भी चर है, और घात में इसका 1 है, इसमें 2 है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो इसमें x का घात में 2 है, z का घात में भी 3 है, और इसमें x का घात में 1 है, तो इसका जो क्या होगा, बहुपद होगा ही भी, क्योंकि जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है इनमें से कि कौन कौन जो है बहुपद हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे हैं चरों की संख्या। चरों की संख्या तुम लोग इसमें पढ़ा था क्लास 8 में, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि जिसमें एक चर रहता है तो उसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें 2 चर रहता है तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हो सकता है, द्विघात समीकरण भी हो सकता है। ठीक है, तो चरों की संख्या भी बहुत मायने रखता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे केवल एक चर वाला पढ़ेंगे, तो तुम लोग का सिलेबस में है क्लास 10 का कितने चर वाला होगा, केवल एक चर वाला होगा। ठीक है, इस चैप्टर में। और बहुपदों की घात, बहुपदों की घात क्या होगा, देखो चरों की संख्या इसमें समझते हैं, चरों की संख्या इस चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं है। चरों की संख्या। अब इसमें तुम लोग को गिन के बताना है कि इसमें जो है चर कितना है, चर कितना है, यानी कि ABCD इसमें कितना है, केवल एक है, x केवल है। ठीक है, तो इसमें चरों की संख्या हो जाएगा 1। अब इसमें x कितना है, x तो इसे 2 है, चर कितना है, चर 1। ठीक है, अगर x की बात करेंगे तो वो 2 है, 2 रखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो चर जो है
1। अब इसमें कितना चर है? एक चर है। इसमें कितना चर है? एक चर है नहीं, इसमें तो आधा है। नहीं, वो आधा कहाँ है? तो x आधा है, इसमें चर एक है, इसमें भी चर एक है, इसमें दो चर है, इसमें दो चर है, सही इधर क्यों हो रहा है? दो चर है, सही है। x और z। कितना है? x और z, ठीक है। जी सर। उससे अगर गिने की तो कितना सारा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 चर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया चरों की संख्या। हम लोग जो है व्यंजकों में यानी बहुपदों में चर इस तरह से गिनते हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे एफिशिएंसी कितना था हुआ। अब उसमें हम लोग को ये बात करना है बहुपदों की घात। हम लोग जो डिफाइन करेंगे अभी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग क्या देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद है ना। अब बहुपद की घात क्या होता है? चरों की अधिकतम घात, चरों की अधिकतम घात, ठीक है। चरों की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। जड़ों की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक ही चर है तो उसका अधिकतम घात भी क्या होगा? एक ही बहुपद की घात। तो मतलब इसमें चर एक है और उसका घात है एक, तो बहुपद की घात भी एक होगा। मतलब कि क्या होगा? रैखिक बहुपद। क्या होगा ये? रैखिक बहुपद होगा। अब इसमें देखो जो चर है, चर का घात कितना है? अधिकतम घात 2 है, तो 2 बहुपद की घात 2 हो गया। बहुपद की घात को ही हम लोग कहते हैं, मतलब अधिकतम घात को ही कहते हैं बहुपद की घात, और एक हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब ये तो बहुपद है ही नहीं, ठीक है ना। बहुपद है ही नहीं तो हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते हैं, तो ये तो है बहुपद नहीं होगा दोनों का, ठीक है। अब देखो ये जो है इसमें y भी है, x स्क्वायर भी है, y भी है, x स्क्वायर, तो इसका जो है अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। मतलब जिसका बड़ा है उसी का होगा, ठीक है। तो बड़ा है x का, तो इसमें जो होगा देखोगे, अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो ये 2 चर वाले द्विघात समीकरण, द्विघाती समीकरण होगा, यानी कि बहुपद होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बड़ा करके इसका घात कितना होगा? 2, घात 2 हो गया। 2 चर वाले द्विघाती, ठीक है, 2 चर वाले द्विघाती बहुपद, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें अब जो अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात 3। ऐसे जो है तुम लोग ऐसे बहुपद जो है तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दोनों 2 चर एक साथ रहेगा ना, दोनों को जो घात है वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। मतलब 2 और 3, 2 और 3 5। इसमें जो है अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अधिकतम घात 5 हो जाएगा, ठीक है। और चर कितना है? 2 चर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 चर वाले द्विघाती बहुपद, ठीक है। हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़े थे? क्लास 8 में पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें हम लोग का ये जो दोनों समीकरण है 2 चर वाले द्विघाती समीकरण है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम लोग का सिलेबस में बस क्या होगा, देखो रैखिक, मतलब कि एक चर वाले सब क्या होगा? एक चर वाले होगा, ठीक है। इसमें 2 चर वाला तो होगा ही नहीं। एक चर वाले रैखिक बहुपद,
दूसरा होगा द्विघाती बहुपद, तीसरा हो जाएगा हम लोग का द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद से बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ना यही पढ़ने वाले हैं, इसमें द्विघाती बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग द्विघाती रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद जो है इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समझते हैं। पहले हम क्या लिखे हैं, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो रैखिक बहुपद कब होगा, जिसका घात एक होगा, जिसका घात एक होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और द्विघात बहुपद में 2 घात होगा और त्रिघाती में अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है, अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद, ये सभी जो क्या होंगे, रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर देखो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, x प्लस 2 लिखे हैं, तो ये भी रैखिक बहुपद है। इसमें केवल हम 4 लिखे हैं, केवल 4 है। इसमें x तुम लोग को दिख रहा है, कोई x y z कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फिर भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा रैखिक बहुपद, घात में एक, किसका घात में 1 है, 4 का घात में 1 है, तो इसमें क्या 4 का घात में, 4 का घात में थोड़ी देखना है। बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद हम लोग किससे तो देखते हैं, चर की घात को, चरों की अधिकतम घात को देखने के बाद ही जो हम लोग बोल पाएंगे कि इसमें जो है ना बहुपद की घात क्या होता है, चरों की अधिकतम घात, इसमें 1 है तो इसमें तो चर तो है नहीं। ठीक है, तो चर नहीं है ना, तो हम लोग गुना में 1 कर सकते हैं और 1 का वैल्यू जो है हम लोग इसको x का पावर में 0 से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखें इसमें कि चर के घात सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर के घात सदैव पूर्ण संख्या हो, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो, अच्छा ये जो है ना बहुपद तो है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये शून्यतर बहुपद है। क्या है, शून्यतर, जिसका घात अधिकतम घात क्या होगा, 0 होगा। शून्यतर बहुपद बोल सकते हैं इसको। शून्यतर बहुपद। ठीक है, ये जो है रैखिक बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद है ये। ठीक है ना, कोई भी संख्या हम लोग उसे लिख देंगे ना तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा बहुपद, शून्यतर, शून्योत्तर बहुपद या शून्यतर बहुपद होता है। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। द्विघाती वाला x², केवल x² की द्विघात बहुपद होगा, y² प्लस √4 2 z² प्लस 1/2। ये सभी क्या हो जाएंगे, बहुपद, द्विघात बहुपद होगा। और त्रिघाती बहुपद में जिसका घात अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, x³ प्लस 2x प्लस 1 x³ प्लस 2, इस तरह का जो भी व्यंजक होंगे क्या होंगे, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम लोग अभी फिलहाल पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th में क्या था, बहुपद था। क्लास 9th में हम लोग का बहुपद था, तो उसमें जो है हम लोग बहुपदों का शून्यांक निकालना सीख चुके थे। पहले तो हम लोग गुणनखंड करना, बहुपद, बहुपदों का गुणनखंड
गुणनफल निकालना सीखे थे पहले, उसके बाद जो है हम लोग शून्यंक भी निकालना सीखे थे, शून्यंक भी निकालना सीखे थे, ठीक है। और अभी जो है हम लोग इस क्लास में भी 10th क्लास में भी, ठीक है, शून्यंक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शून्यंक कैसे निकालते हैं। और उससे पहले जो है हम लोग करने वाला है फिलहाल अभी बहुपदों का पहला नंबर पढ़ने वाले हैं शून्यंकों, शून्यंकों का ज्यामितीय रूप, शून्यंकों का ज्यामितीय रूप, ठीक है। पहला हम लोग ये पढ़ने वाला है शून्यंकों। देखो शून्यंक तो हम लोग क्लास में निकालना सीख चुके हैं और उसका रिवीजन हम लोग करेंगे इसमें भी, और इसका जो है इसमें मैथ भी है, क्वेश्चन भी है शून्यंकों पर, शून्यंक निकालने का, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे शून्यंकों का ज्यामितीय रूप क्या है, ठीक है। उसके बाद निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस ये पढ़ने के बाद जो है दूसरा हम लोग पढ़ने वाला है दूसरा नंबर में शून्यंकों, शून्यंकों और गुणांक, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये भी हम लोग जो है शायद थोड़ा सा देखे थे क्लास 9 में, देखा था ना, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों देखा था। तो यही भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज से तुम लोग ये कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है शुरू करेंगे शून्यंकों का ज्यामितीय रूप। इसमें हम लोग फिर समझेंगे अलग अलग शून्यंक क्या होता है, शून्य जब निकालना सीखेंगे तो हम लोग शून्य समझ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुणांक क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, गुणांक, ठीक है। तो गुणांक यानी कि जैसे हम लोग थोड़ा सा भी देख लेते हैं, जैसे इसमें अगर देखोगे एक्स का क्यूब के साथ कुछ नहीं तो आगे क्या है, एक रहता है, ठीक है। एक्स क्यूब है इसमें, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होता है गुणांक इसमें एक हो जाएगा, ठीक है। और वही एक्स क्यूब यहाँ पर भी है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसमें एक्स 2x है तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें 2, एक्स गुणांक 2, ठीक है। अब इस देखो इसमें x का पावर 0 का गुणांक क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें 5x है, 5x का x है ना, x का गुणांक क्या है उसमें 5 है, ठीक है। तो इसको देख लो, उतार लो, बाद में जो है हम लोग उसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गुणांक क्या होता है।